अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो देखने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो हमने ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स पे पढ़ा था। हमने जनरली देखा था एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती है दो तरीक़ों से, और ऑस्मो रेगुलेशन करने वाले एनिमल्स को हमने दो कैटेगरीज में तकसीम किया था, ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो कन्फर्मर्स। उस कंसेप्ट को माइंड में रखेंगे, आगे चलते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स का सब टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, यानी ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो इन्वायरमेंट हम देख रहे हैं वो है मेरीन इन्वायरमेंट, यानी समंदरी जानदार, जो समंदर के माहौल में रहते हैं, जो समंदर के पानी में रहने वाले जानदार हैं, जानवर हैं, उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, हमने ये देखना है। आप जानते हैं कि मोस्टली जो है समंदर के अंदर मछलियां रहती हैं, फिशेस, वो उनका हैबिटेट है बेसिक। उसके अलावा दरिया में भी पाई जाती हैं, लेकिन समंदर में भी पाई जाती हैं। तो समंदर का जो पानी है उसके अंदर एक आपको बेसिक प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो बहुत सॉल्टी होता है। उसके अंदर एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है मरीन वाटर में। कुछ कंट्रीज जो हैं वो समंदर के पानी को खुश्क करके उससे नमक जो है वो हासिल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो जो इस इन्वायरमेंट में, मरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले यानी फिशेज हैं, उनको क्या प्रॉब्लम रहती है और वो उसका क्या सॉल्यूशन है उनके पास, हमने यही डिस्कस करना है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मरीन वाटर के अंदर रहने वाले बहुत सारे जो जानदार हैं, जो फिशेज हैं या उसके अलावा दूसरे एनिमल्स हैं, वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। वो क्या हैं जी? ऑस्मो कन्फर्मर्स। दे डू नॉट have a need to actively adjust their internal osmotic state according to the changing in external environment। उनको अपनी बॉडी के अंदर osmotic conditions को, वाटर और solute बैलेंस को चेंज करना नहीं पड़ता। जो समंदर का environment होता है उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का environment होता है, वो osmo conformers हैं, वो आइसोटोनिक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसके अंदर हैग फिशेस। फिशेस की एक जनरल कैटेगरी है हैग फिशेस, जो समुद्र में पाई जाती हैं। हैग फिशेस जो हैं ये आइसोटोनिक हैं, ये भी आइसोटोनिक हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, क्योंकि इनको अपनी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो चेंज नहीं करना पड़ता, तब्दील नहीं करना पड़ता। इनको हम कहते हैं ये भी ऑस्मो कन्फर्मर्स में ये शामिल है। इनकी बॉडी का जो इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट है वो आइसोटोनिक है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है हैग फिशेस आर आइसोटोनिक या ऑस्मो कन्फर्मर्स टू एनवायरनमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी, दैट इज कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस और हैग फिशेस, या हम बोनी फिशेस पढ़ेंगे। ये तीनों जो हैं हैग फिशेस, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस, हमने ये तीन कैटेगरीज पढ़नी है। तीन कैटेगरीज के अंदर वर्टिब्रेट्स इनको कहते हैं, ये भी रीढ़ की हड्डी रखने वाले हैग फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कुछ और फिशेस हैं, और फिर उसके बाद बोनी फिशेस। मेन तीन कैटेगरीज हमने याद रखनी है, और ये जनरल बात हुई है तमाम फिशेस के बारे में चौथे पॉइंट में, यानी 4 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया। मेरीन वाले को पहले हमने 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया कि कुछ ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं और बाकी हैं वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है? वर्टिब्रेट्स में हैग फिशेस हैं, वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, आइसोटोनिक है उनकी बॉडी का इंटरनल कंडीशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में। जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं इनके अंदर जो है वो 3 तरह की रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज पाई जाती हैं, जो ये रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को। मेंटेन लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन। पानी, समंदर के पानी के अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो इनकी बॉडी के अंदर भी सॉल्ट ज्यादा घुस आता है। तो वो क्या करती हैं? वो उसको लो रखने की कोशिश करती हैं, इंटरनल सॉल्ट को लोअर रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कोशिश करती हैं। तो बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्ट ज्यादा आ रहा है, मुसलसल एंटर हुआ जा रहा है, और कार्टिलेजिनस फिशेस जो है उनकी बॉडी ज्यादा सॉल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी, ये सारी हैग फिशेस वाली, ये ऑस्मो कन्फर्मर्स थे, और ये जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं।
ये क्या है, ऑस्मोरेगुलेटर है। इनको एक नैरो रेंज में रखना पड़ेगा, किसी हद तक सॉल्ट की और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो उसके अंदर सबसे पहली स्ट्रेटजीज जो कार्टिलेजिनस फिशेज अडॉप्ट करती हैं अपनी बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार को कम रखने के लिए, उसमें सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास कि ये अपने गिल्स के थ्रू, जब गिल्स जो है उससे पानी जो है बाहर जाता है, पानी ये अंदर अपटेक करती हैं, गिल्स से होके निकल जाता है, तो गिल्स तक जो है वो बॉडी के अंदर जो साल्ट एक्स्ट्रा चला गया है गिल्स के जरिए से उसको बाहर निकाल देती है। एक्सक्रीट साल्ट थ्रू गिल्स, फर्स्ट स्ट्रेटजी है। जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं इनके अंदर दूसरा पॉइंट जो है वो किस तरह से साल्ट की कंसंट्रेशन को बाहर निकालती हैं बॉडी से, वो है साल्ट स्क्रीटिंग ग्लैंड्स, और वो ग्लैंड्स हैं रेक्टल ग्लैंड्स। ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे, बहुत बार रिपीट हो चुका है। व्हाट आर रेक्टल ग्लैंड्स आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेक्टल ग्लैंड वाला। पहली स्ट्रेटेजी, गिल्स के जरिए से साल्ट निकाल दिया, एक्सेस साल्ट निकालते रहते हैं, जो फिर कुछ साल्ट इनकी बॉडी के अंदर फिर भी ज्यादा होता है तो उसको फिर वो स्पेशलाइज्ड इनके पास ग्लैंड्स हैं जो साल्ट को इनकी बॉडी से स्क्रीट करते हैं, उनको कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। शॉर्ट में भी पूछेंगे व्हाट आर रेक्टल ग्लैंड्स, दे हैव एक्टिवली टू स्क्रीट द एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द बॉडी ऑफ फिशेस। उसके बाद जो है हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रेटेजी पे, और कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर जो थर्ड स्ट्रेटेजी है कि वो जो साल्ट उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा आ गया उसको लो अमाउंट में कैसे रखें बॉडी के अंदर, उसके लिए उनको साल्ट एक्सक्रीट करना पड़ता है। यहाँ से एक्सक्रीट हुआ, यहाँ से एक्सक्रीट हुआ। थर्ड नंबर पे स्क्रीट सॉल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप जानते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की मिकदार ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी जो बॉडी है उससे भी ज्यादा मिकदार बाहर सी वाटर में मौजूद है, समंदर के पानी में उनकी बॉडी से भी ज्यादा साल्ट है, और फिर भी उनकी बॉडी के अंदर जो साल्ट की मिकदार है वो नैरो रेंज से ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं, फिर वो जबरदस्ती सॉल्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से बॉडी से निकालना शुरू करते हैं। उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है, और वो उनकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है थ्रू मेटाबॉलिज्म, जिसके जरिए से वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से के अगेंस्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से सॉल्ट बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। तो ये हमने दो फिशेस की कैटेगरी, जो वर्टिब्रेट्स की जो हमने जनरल कैटेगरी पढ़ी है हैग फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर। हैग फिशेस के अंदर आइसोटोनिक हो गया कि वो उसमें कन्फर्मर्स हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस जो है उसमें रेगुलेटर्स हैं। उनकी तीन स्ट्रेटेजी पढ़ी है हमने उसमें रेगुलेशन की, यानी यहाँ पे सॉल्ट एक्सक्रीट हो रहा है, नंबर 1 स्ट्रेटेजी उसमें रेगुलेशन की, नंबर 2 स्ट्रेटेजी उसमें रेगुलेशन की थ्रू रेक्टल ग्लैंड, ये आपका एमसीक्यू है, शॉर्ट भी है, और स्क्रीट साल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आपका एमसीक्यू हो सकता है, ये भी एमसीक्यू हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास जो जनरल हमारे पास कैटेगरी है, 1 हैग फिशेस को पढ़ा, 2 हमने कार्टिलेजिनस फिशेस को पढ़ा, 3 हम पढ़ रहे हैं जनरल बात कर रहे हैं। सम फिशेस हैव लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट बट मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। कुछ मछलियां, कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनके पास जो है वो सॉल्ट बहुत कम मिकदार में होता है। अब अंदर की जो कंडीशन है उसमें सॉल्ट कम है, इसका मतलब है कि बाहर की कंडीशन एनवायरनमेंट में सॉल्ट बहुत ज्यादा है, अंदर बहुत कम है, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, अंदर सॉल्ट आना चाहिए। लेकिन ये सॉल्ट की जगह अपनी बॉडी के अंदर का जो ऑस्मोटिक जो बैलेंस है वो रखती हैं, कैसे कि वो हाई अमाउंट ऑफ यूरिया पोजेस करती हैं। उनकी बॉडी के अंदर यूरिया की मिकदार ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑल वर्टिब्रेट्स लिविंग इन द सी एनवायरनमेंट, मैरीन एनवायरनमेंट। तो सॉल्ट प्लस यूरिया, ये दो जो चीजें हैं, सॉल्ट प्लस यूरिया, ये उनकी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर देती हैं। तो बाहर से एक्स्ट्रा सॉल्ट इनकी बॉडी में एंटर नहीं हो पाता, यानी जब सॉल्ट एंटर हो ही नहीं पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूरिया की अमाउंट बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर, और सॉल्ट भी है, थोड़े बहुत अमाउंट है, लो अमाउंट है सॉल्ट की, और बहुत ज्यादा अमाउंट है यूरिया की। तो ये दोनों मिलकर बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को कंसंट्रेटेड कर देते हैं। बाहर का एनवायरनमेंट भी कंसंट्रेटेड है, वो एक दूसरे के बराबर हो जाता है, तो बाहर से सॉल्ट अंदर एंटर होता ही नहीं है।
लेकिन अब इनको भी एक प्रॉब्लम आएगी, यूरिया की मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई। तो यूरिया की मिकदार बहुत ज़्यादा होने की वजह से बॉडी के जो उनके टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। यूरिया की मिकदार जो है वो नुकसान पहुंचाती है। अगर बॉडी में इसकी मिकदार बढ़ जाए खास मिकदार से यूरिया की, तो वो डैमेजिंग है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इससे बचाने के लिए इन फिशेस के अंदर एक खास किस्म का केमिकल मौजूद होता है जिसको नाम दिया जाता है ट्राइमेथाइलएमाइन ऑक्साइड। ये ट्राइमेथाइलएमाइन ऑक्साइड बाकी इन फिशेस को यूरिया की बहुत ज्यादा मिकदार जो इनकी बॉडी में है उससे होने वाले नुकसान से बचाता है। ट्राइमेथाइलएमाइन ऑक्साइड यह आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, मोस्टली एमसीक्यू में बहुत बार रिपीट हो चुका है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। यह आपने नोट करना है, बहुत ज्यादा बार ये एमसीक्यू में रिपीट हो चुका है, ये भी बोर्ड में रिपीट हो चुका है ट्राइमेथाइलएमाइन वाला, और जो मैंने आपको रेक्टर ग्लैंड वाला बताया है ये भी बोर्ड में रिपीट हो चुका है। तो अब तक हमने वर्टिब्रेट्स, मरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले वर्टिब्रेट्स के अंदर जो ओस्मो रेगुलेशन है उसके हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी हैं, हैग फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस और जनरल। हमने फिशेस के बारे में पढ़ा जिनके अंदर सॉल्ट कम होता है लेकिन यूरिया की मिकदार ज़्यादा होती है। तो यूरिया को जो है वो मिकदार जो नुकसान पहुंचा रही है उसको बचाने के लिए उनकी बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा कंपाउंड या केमिकल मौजूद है जिसको हम ट्राइमेथाइलएमाइन ऑक्साइड का नाम देते हैं। 3 कैटेगरीज के बाद हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। ये है हमारे पास नंबर 4, चौथी कैटेगरी वर्टिब्रेट्स की जो मरीन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये भी फिशेस हैं। यहाँ पे यूज हुआ बोनी फिशेस यानी हड्डियों वाले फिशेस। तो ये कौन सी फिशेस है जी? इनको कहा डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर इंसेस्टर। कोई फिश थी जो फ्रेश वाटर में रहती थी। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर का मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको कर दूं, मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को ये इनमें फर्क बताया हुआ है। मरीन वाटर और फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर द वाटर दैट इज प्रेजेंट विदाउट सी, समंदर के अलावा जो भी पानी जहां जिस कंडीशन में भी कैनाल, रिवर, लैंड, जो स्प्रिंग्स हैं, उसके अलावा जो पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, सब के अंदर जो पानी मौजूद है जमीन के ऊपर वो सारे का सारा फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर के अंदर कुछ मछलियां थी, उन मछलियों से बोनी फिशेस बन गई। तो फ्रेश वाटर वाली जो एंसेस्टर थे उनके डिसेंडेंट्स हैं। डिसेंडेंट्स का मतलब है ऑफस्प्रिंग्स। डिसेंडेंट्स आपने बुक पे या आपके वर्ड आपको मिलेगा, परेशान नहीं होना डिसेंडेंट्स के वर्ड को देख के। इसको लाइन लगाया, ऊपर लिख ले ऑफस्प्रिंग्स यानी उसकी नस्ल। तो फ्रेश वाटर एंसेस्टर अबाव अजदाद, इसको हम कहते हैं फोर फादर्स। बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जी डिसेंडेंट्स एंड एंसेस्टर। तो एंसेस्टर का मतलब है फोर फादर, यानी फ्रेश वाटर फिशेस बोनी फिशेस की एंसेस्टर थी। बोनी फिशेस फ्रेश वाटर फिशेस से ही बनी, या फ्रेश वाटर जो भी जानदार थे, मछलियां नहीं थी, कोई और चीज थी जिससे फिशेस बनी है। वो क्या करते हैं, लॉस उनके अंदर से वाटर का हो रहा है, हाइपोटोनिक बॉडी है, बॉडी का एनवायरनमेंट कैसा है हाइपोटोनिक, और मुसलसल पानी को बाहर निकाल रहे हैं, तो साल्ट की मिकदार अंदर ज्यादा होने लग जाती है। ज्यादा मुसलसल पानी बाहर आ रहा है, साल्ट की मिकदार अंदर ज्यादा होने लग गई। तो उन स्ट्रेटेजी क्या है, अब सॉल्ट की मिकदार अंदर ज्यादा हो रही है, पानी मुसलसल बाहर निकाले जा रहे हैं, तो क्या करें, तो पानी जो सॉल्ट है बॉडी के अंदर जो ज्यादा हो रहा है उसको भी निकालना है। तो वो क्या करते हैं, ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत बड़ी मिकदार में पानी को पीते हैं। जब ज्यादा पानी पी लेते हैं तो यूरिन भी ज्यादा बॉडी से निकलता है। इसके रिजल्ट में जब ज्यादा पानी यूरिन की सूरत में उनकी बॉडी से निकलता है, साथ में बहुत बड़ी मिकदार सॉल्ट्स की भी निकल जाती है। ये स्ट्रेटेजी है इनकी बॉडी की। एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन, गाढ़ा जो यूरिन है इनका वो निकलता है। क्यों गाढ़ा क्यों होता है, उसके अंदर जो है वो उनकी बॉडी जो हाइपोटोनिक बॉडी है जिसके अंदर सॉल्यूट्स की मिकदार या सॉल्ट की मिकदार ज्यादा हो गई थी, वो सॉल्ट भी साथ में निकल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, लूज सॉल्ट्स एंड मेंटेन वाटर क्वांटिटी। तो पानी की मिकदार जो बॉडी से ज्यादा निकल रही थी वो साथ में सॉल्यूट्स की मिकदार भी ज्यादा निकालना शुरू कर देते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज है। ये भी ऑस्मो रेगुलेटर है। बोनी फिशेस भी ऑस्मो रेगुलेटर है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे। कार्टिलेजिनस फिशेस भी ऑस्मो रेगुलेटर हैं, और ये जो जिनके अंदर ट्राइमेथाइलएमाइन ऑक्साइड होता है ये भी ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। ये तीनों फिशेस ऑस्मो रेगुलेटर हैं, हैग फिशेस ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। इस हवाले से भी याद रखिएगा, ऑस्मो कन्फर्मर्स के हवाले से भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है।
तो आपने साथ साथ तैयार करना है। मैं पूरे टॉपिक को दोबारा कंसाइज करता हूँ। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले जो इन्वायरमेंट हमें मिला पढ़ने को, सीखने को, वो था मरीन इन्वायरमेंट। मरीन इन्वायरमेंट में किस तरह से कौन से जानदार हैं और किस तरह से अपने अंदर अपने सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। तो उसमें हमने 4 कैटेगरीज जनरल पढ़ी हैं, हैग फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, और कुछ फिशेस जिनके अंदर ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड और एक बोनी फिशेस। उसमें से हैग फिशेस ओस्मो कन्फर्मर्स हैं, कार्टिलेजिनस और ये ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड वाली फिशेस और बोनी फिशेस, ये तीनों ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। और हमने फर्दर इनकी तमाम स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट में पूछेंगे हाउ कार्टिलेजिनस फिशेस मेंटेन देयर ऑस्मोटिक, या हाउ कार्टिलेजिनस फिशेस ओस्मो रेगुलेट इन मैरीन एनवायरनमेंट। तो ये आप तीनों स्ट्रेटजीज लिखेंगे, आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे शॉर्ट में। अगर आपसे पूछा जाए बोनी फिशेस के बारे में, हैग फिशेस के बारे में, तो ये भी शॉर्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू भी यहाँ से बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक का एमसीक्यू है वो आपको ट्राइमेथाइलमाइन वाला बताया है। दूसरा एमसीक्यू आपको ये रेक्टल ग्लैंड वाला बताया है, शॉर्ट भी यही है। और ये आपने इन पर फोकस करना है, बाकी जो है वो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।